जय हिंद। स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में एक नए एजुकेशनल सेक्शन पे। ठीक दोस्तों, पॉलिटी सीरीज का यह 5वां वीडियो है। पिछले 4 वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, जो हर एक एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम की बात करें तो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो, स्टेट कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उससे पूछे हुए क्वेश्चन का आप लोग के साथ प्रैक्टिस भी कराया जाता है। और प्रैक्टिस से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको बताया जाता है, ताकि आपका कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए तो कंसेप्ट का बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अब पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले तो वीडियो देख रहे थे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो भी देखने की कोशिश करेंगे, प्ले लिस्ट से जाकर आप पिछला वीडियो देखेंगे। उसके बाद जो अलग अलग सेपरेट वीडियो है सब, मतलब कि इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी के बारे में, किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। इससे पिछला वीडियो देखेंगे तो फंडामेंटल राइट है, उसके बाद संविधान के स्रोत है, संविधान का निर्माण है। इस तरह से टॉपिक वाइज वीडियो बनाया गया है जो कि आपको हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम से पहले। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो डीपीएसपी की बात करते हैं। किसका? डीपीएसपी का। इस वीडियो में हम लोग किस चीज का बात करते हैं? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें तो यह संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। और यह संविधान में हमारे संविधान का नहीं है, ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लाया गया है? आयरलैंड से। हमारे देश के संविधान निर्माताओं इतना चालाक थे कि बहुत सारे देशों का संविधान पढ़े थे। अभी आप एक देश का संविधान पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आपको खलबली मच जाता है, लेकिन देखिए उस समय के संविधान निर्माता किस किस देश के संविधान को पढ़े थे, वहां से अच्छे अच्छे चीज़ों को छांट करके लाए थे। तो यह जो है आयरलैंड से लाया गया है। और ये आयरलैंड भी इसका अपना नहीं है, ये भी स्पेन से चुराया है। तो स्पेन से चुराया आयरलैंड, आयरलैंड से हमने चुरा लिया, यानी इंडिया ने चुरा लिया अपने संविधान के लिए। इतना बातें आपको जानना होगा। नीति निर्देशक तत्व के बारे में केटी शाह ने बोला है, ये क्या है? चेक है। क्या है? चेक। केटी शाह ने क्या बोला है? चेक है। पोस्ट डेटेड चेक के बारे में बताया है। इसके कथन को याद रखेंगे। सारी बातों को छोड़कर हम लोग चलते हैं अनुच्छेद पर, क्या है क्या नहीं है, किसमें क्या है। तो ये जो है डीपीएसपी जो है 36 से 51 तक इसमें चर्चा है। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 36 में बोला गया है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। और हम बार बार राज्य की परिभाषा नहीं बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में डिटेल्स में जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे तो आपको राज्य के बारे में हम बता दिए हैं। तो आप राज्य के बारे में कंप्लीट जानना है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती है, कौन कौन से अथॉरिटी आती है, तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर उस वीडियो का बात इसमें बताए तो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा जो पिछला वीडियो जो लोग देखे हैं उसको बोरिंग फील होगा, तो ऐसा हम कभी नहीं चाहते हैं, ना दोबारा बताना चाहते हैं। ठीक है, तो 36 में राज्य के बारे में चर्चा है, दूसरा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 37 की बात करें तो बता दिया गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब है कि वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि कल वाले वीडियो में जो देखे थे कि मूल अधिकार था, मूल अधिकार वाद योग्य था। क्या था? वाद योग्य था। यानी अगर आपका मूल अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डीपीएसपी नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का चक्कर नहीं लगा सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। ये पहले ही आपको धीरा दिया
सतर्क कर दिया कि आप इसके लिए कहीं जा नहीं सकते हैं। ये सरकार के मर्जी पर डिपेंड करता है, उसको मन करेगा तो आपको सुविधा देगा, नहीं मन करेगा तो आपको सुविधा नहीं देगा। इसी के तहत आपको मिलता है राशन कार्ड, राशन कार्ड के थ्रू आपको अनाज मिलता है। इसी की तरह मिलता है वृद्धा पेंशन। तो इस जितने सारे जो सहायता मिल रहा है ये सब डीपीएसपी के अंतर्गत है। सरकार को जब अवेलेबल होगा देगा, नहीं होगा नहीं देगा, इसके लिए आप चिल्ला नहीं सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 38, इंपोर्टेंट सवाल, लोक कल्याण की अभिवृत्ति। लोक कल्याण की अभिवृत्ति का मतलब है यह जो है लोक कल्याण के लिए बनाया गया है, यानी लोगों को कल्याण करेगी। इसी के आधार पर आपको मिलता है क्या, पीडीएस में राशन कार्ड मिलता है। क्या मिलता है, राशन कार्ड। और इस राशन कार्ड पर आपको मिलता है अनाज। जो गरीब लोग हैं, जो खरीद कर खाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसके लिए उसको चावल और गेहूं की सुविधा सरकार प्रोवाइड करती है। इसी के थ्रू अनुच्छेद 38 के थ्रू, किसके थ्रू, अनुच्छेद 38 के थ्रू। इससे पहले आप नहीं जान रहे होंगे कि राशन कार्ड किस अनुच्छेद के थ्रू मिलता है, तो अनुच्छेद 38 के थ्रू आपको सहायता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद नंबर 39, जो बोलता है समान काम के लिए समान वेतन, यानी मेल हो या फीमेल हो, जो समान काम करेगा उसको समान वेतन मिले। जैसे अगर कोई मेल हो या फीमेल हो, सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, सफाई कर्मचारी पर, किस पर, सफाई कर्मचारी, मान लीजिए क्या है, सफाई कर्मचारी पर है, तो जितना मेल को मिलेगा तनख्वाह उतना ही फीमेल को मिलेगा। मेल को अगर 10,000 मिल रहा है तो फीमेल को भी 10,000 ही मिलेगा। यह किस में बोला गया है, डीपीएसपी में बोला गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 में बोला गया है ग्राम पंचायत के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है। क्या करता है, ग्राम पंचायत के बारे में, यानी अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बात करता है। तो इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 40 में है। किस चीज के अंतर्गत आता है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, या पीसीएस में, आईएएस में, बहुत सारे एसआई के एग्जाम में ये बार बार पूछ चुका है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 41 बोल रहा है कुछ दशाओं में कानूनी सहायता, यानी कुछ लोगों को अगर वकील नहीं मिल रहा है तो उसको सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है, यानी कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है। इसी को बोलते हैं कुछ दशाओं में कानूनी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद नंबर 42। अनुच्छेद 42 में बोला गया है मनोचित दशा एवं प्रस्तुति सहायता। मनोचित दशा से कहने का मतलब है कि अगर किसी को मतलब खतरनाक काम हो या भारी काम हो, उससे अगर नहीं हो रहा है तो उसको जबरदस्ती उस काम में नहीं लगाएंगे, यानी उसके इच्छा के अनुसार उसका काम देंगे। और कोई स्त्री है उस अगर प्रेग्नेंट है तो उससे भारी काम नहीं करवाएंगे। और क्या होगा कि डिलीवरी से पहले उसको प्रस्तुति सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है ना, उसे प्रस्तुति सहायता प्रदान करेंगे। इसी के थ्रू आप देखते होंगे कि गांव-गांव में जो एम्बुलेंस जो घूमता है इसी के थ्रू घूमता है। या कोई लेडी जो सरकारी ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको डिलीवरी से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक उसको छुट्टी दिया जाता है, अब वेतन नहीं काटा जाता है इसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद नंबर 43। अनुच्छेद 43 जो बात करता है निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी ऐसा मजदूरी देना जिससे उसका जीवन यापन अच्छी तरीके से चल सके, यानी उसको मजदूरी ऐसा नहीं कि वो दिन भर 12 घंटा काम करे और उसको 200 रुपये पकड़ा के चल दिए, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा मजदूरी तय करना है ताकि उसके जीवन यापन अच्छी तरीके से चल सके, काट सके। इसी में अनुच्छेद 43 को जोड़ा गया है। इसमें बोला कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है मान लीजिए कोई लेबर कंपनी में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी में छुट्टी का निर्धारण करना है। तो छुट्टी का निर्धारण करने के लिए
काम की योजना में निर्धारण करने के लिए इसमें किसका सहयोग चाहिए? इसमें लेबर का सहयोग चाहिए, यानी मजदूर का सहयोग लेना चाहिए। ठीक है, इसी के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। इसके कहने का मतलब है मुस्लिम का शादी का नियम, हिंदू का शादी का नियम, दोनों का शादी का नियम समान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस तरीके से कैसे किया जाना चाहिए यह अनुच्छेद 44 में बताया गया है। यह फिलहाल में गोवा में लागू है। कहाँ पे? गोवा में लागू है। धीरे धीरे सब जगह लागू हो जाएगी। सरकार इसके ऊपर बात कर रही है लागू करने के लिए। अनुच्छेद 45 को देखिए, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा, किसकी सुविधा? स्वास्थ्य की सुविधा का ध्यान सरकार रखती है। इसी के थ्रू देखते होंगे कि पोलियो का, खसरा का टीका सरकार प्रोवाइड कर रही है, यानी आशा दीदी जो है यह सब काम करवा रही है, उसके बच्चों को ध्यान रख रही है। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर में है SC ST OBC के लिए विशेष प्रकार का आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया है। उसके बाद 47 में देखिए पोषाहार दिया जाता है। देखते होंगे कि अभी आंगनबाड़ी के थ्रू बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को ही पोषाहार प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा कुछ लूट घसोट हो रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए योजना बना रही है और बना के अब सुचारू रूप से कर भी रही है, लेकिन सभी सरकारी चीज़ों में थोड़ा सा लूट घसोट होता ही है। उसके बाद क्या कहा कि नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी मादक पदार्थों पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, नहीं चलेगा। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताता है। वही अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा के बारे में बताता है कि पर्यावरण का भी रक्षा करना है, वन का भी रक्षा करना है, वन में रहने वाले जीव का भी रक्षा करना है। वही अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, यानी जो राष्ट्रीय स्मारक है उसकी रक्षा करना DPSP के अंदर डाल दिया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीजें है कि अनुच्छेद 50 ये क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करती है, यानी पृथक करती है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करती है। मतलब 50 क्या है? अनुच्छेद नंबर 50 याद रखेंगे कि 50 आउट ऑफ 50 यानी 50-50 कार्यपालिका को अलग करेगी और न्यायपालिका से। कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, न्यायपालिका अपना अलग कार्य करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए, यानी ये जो बातें है विदेश नीति को मजबूत करने के लिए बात कर रहा है। क्या कर रहा है? विदेश नीति को मजबूत करने की बात कर रहा है। इसके कहने का मतलब है देश में शांति स्थापित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांति की स्थापना करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक देश दूसरे देश से हमेशा लड़ने झगड़े में लगते हैं, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब देखिए जितने सारे कंसेप्ट था हमने बता दिया एकदम ब्रीफ नोट्स के थ्रू, तो आप इतना ध्यान में रख लिए तो आप क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से उड़ाते जाएंगे, टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो आपको बता दें कि DPSP जो है DPSP जो है ये क्या करता है? इसकी स्थापना कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ही किया गया। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ही DPSP का संविधान में जोड़ा गया, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो बहुत उसके वेतन में कमी है, मतलब धनी मनी नहीं है, गरीब लोग हैं, तो उसको थोड़ा उत्थान करने के लिए DPSP को जोड़ा गया। यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए कौन सा हेल्पफुल हो सकता है? तो DPSP। और इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे, ये IAS का क्वेश्चन, BPSC का क्वेश्चन, UPPSC का क्वेश्चन, MPPSC के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को रखेंगे, इसको हल्के में ना लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A4 आओ कभी हवेली पर। नेक्स्ट देखिए
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? यानी नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में यानी डीपीएसपी को भारतीय संविधान में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से चुरा करके लाया गया है? तो कहां से लाया गया है? तो आयरलैंड से चुरा करके लाया है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से चुरा करके लाया गया है, यानी आयरलैंड से जोड़ा गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी, C4 कटप्पा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व इसमें ऑप्शन दे रहा है वाद योग। तो हमने पहले ही बता दिया कि वाद योग नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? यानी धन को आप केंद्रित नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाएंगे। धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो डीपीएसपी क्या बात करता है कि सभी को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, और कल्याणकारी राज्य के लिए क्या करता है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी करता है। तो डीपीएसपी तो सामाजिक और आर्थिक करने का मतलब है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, आर्थिक न्याय की बात करता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? डीपीएसपी। नेक्स्ट देखिए, समान कार्य और समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित करता है। क्या बता रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए समान मतलब मेल और फीमेल को, अगर मेल और फीमेल सेम काम कर रहा है, मान लीजिए मेल हो या फीमेल हो, किसी रेलवे में कर्मचारी है, क्या है? रेलवे में कर्मचारी है और सेम पोस्ट पर है, दोनों क्या है? सेम पोस्ट पर है। तो दोनों सेम पोस्ट पर है, तो अगर फीमेल को 25,000 अगर महीना मिल रहा है तो मेल को भी 25,000 मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं समान काम के लिए समान वेतन। तो ये सब चर्चा किसमें है? तो डीपीएसपी में है। किसमें है? डीपीएसपी में है। और डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 में है। किसमें है? अनुच्छेद 39 में है, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। पंचायती राज की बात करें तो डीपीएसपी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? डीपीएसपी में, वो भी डीपीएसपी के अनुच्छेद नंबर 40 में। किसमें है? अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में पंचायत की बात किया गया है। कहाँ पे? पंचायत की बात किया गया है, जो कि आपका डीपीएसपी में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से कौन सा चीज संबंधित है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो विदेश नीति से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 में है कि कुछ दशाओं में कानूनी सहायता, कुछ दशाओं में क्या है? कानूनी सहायता प्रदान करना। यह किसका चीज़ है? तो अनुच्छेद 41 में है। 43 में है कि निर्वाह योग मजदूरी। क्या है? निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी। उसके बाद 42 की बात करें, अनुच्छेद 42 की बात करें तो 42 में जो है कि आपको मनुचित दशा एवं प्रस्तुति सहायता की बात करता है। तो विदेश नीति के लिए इसमें से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो इसमें ऑप्शन में से मिसिंग हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई जोड़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ई में होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? विदेश नीति से रिलेटेड है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। और अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब क्या है? विदेश नीति की बात कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो समान नागरिक संहिता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 44। कौन सा? अनुच्छेद 44। इसमें भी मिसेगा, बी नंबर ऑप्शन बना लीजिए। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। नेक्स्ट
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपी से जितने सारे सवाल इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, उसका विश्लेषण क्या कैसे हो सकता है, सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। तो आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।